नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो सभी दोस्तों को मैंने जिस प्रकार वीडियो डाले थे और जिस प्रकार हमारा धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है, और मैंने बोला भी था कि भैया साथ साथ में तैयारी करो, और साथ साथ में तैयारी करोगे तभी जाके पेपर निकलेगा। और बच्चों का जो रेस्पॉन्स है वो जीरो है। अब आप कहोगे सर ये आज आपने ये ऊपर क्यों बांध रखा है सिर पे कफन। हाँ, मैं भी भैया पीछे नहीं हटने वाला। मत देखो, चाहे कुछ भी मत देखो, लेकिन मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा आपको। आप मत देखो, चाहे पूरा सिलेबस करवाऊंगा, फ्री करवाऊंगा, जानबूझकर करवाऊंगा। मत देखो, पढ़ो, पैसे दे दे के पढ़ो। मुझे पता है पैसे देते हो, पढ़ते तो वहां भी नहीं हो, है ना। क्योंकि व्यक्ति के क्या होता है, कोई कोर्स आता है कि हाँ भैया 2 दिन का ये इस प्रकार चलता है कि 2 दिन का ही ऑफर है, 24 घंटे का ही ऑफर है। बच्चे को लगता है भाई 24 घंटे का ही ऑफर है, खरीद ही लेते हैं। अरे खरीदने से पढ़ाई नहीं होती भैया। खरीदने से पढ़ाई होती तो मैं यूपीएससी का कोर्स खरीद लेता और कलेक्टर होता। तो इस चीजों को समझो थोड़ा। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको पढ़ो अच्छे तरीके से। किस प्रकार के नोट्स तैयार किए गए हैं, कोई भी आप सिलेबस उठा के देख लेना, कोई भी कोर्स उठा के देख लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स उठा के देख लेना। अगर इस प्रकार किसी ने इतने शानदार तरीके से, एक बार देखो तो सही किस प्रकार मैंने ये पीपीटी तैयार की है। अगर इस प्रकार कोई पढ़ाता है आपको तो मुझे बता देना आके कि हाँ सर इस प्रकार पढ़ाते हैं। अरे कुछ नहीं करते, ऐसे ही 1 घंटे बकवास करते हैं लोग, 10 चीज लिखते हैं और 1 घंटा निकाल देते हैं। कुछ नहीं है, पूरा टॉपिक मैंने एक ही क्लास के अंदर में पूरा करने वाला हूँ, और बहुत शानदार तरीके से स्लाइडें बनाई गई हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, चित्रों सहित बहुत शानदार तरीके से टाइप किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फालतू में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा नहीं आपसे, क्योंकि आप करोगे तो वही जो आप चाहेंगे, मेरे कहने से कुछ होता नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लगता है ना, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ये उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र टॉपिक आता ही है, तो इस टॉपिक को देखना। एक ही क्लास के अंदर मैंने ये पूरा टॉपिक करवाया है। ये अपना जो योद्धा बैच चल रहा है फ्री, उसके आधार पर ही क्लासें चल रही है। तो चलो शुरुआत करता हूँ। फालतूबाजी में झूठा जो टाइम खराब करने से कोई मतलब होता नहीं है। मैं आपको बोलूँ सब्सक्राइब करो, करते तो हो नहीं, शेयर करो, करते तो हो नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, करते तो हो नहीं। क्योंकि फिटे आप भी बहुत हो, फिटा मैं भी बहुत हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ। और चलो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा आपको। चलो शुरुआत कर देते हैं अपने इस टॉपिक के, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र टॉपिक में होता क्या है, मानव शरीर का एक जैविक निस्पंदन संयंत्र है ये उत्सर्जन। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कुछ से हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और उन हानिकारक पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, वही उत्सर्जन है। नया इसके अंदर कुछ है नहीं है। हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, वही उत्सर्जन। और वो उत्सर्जन करने में कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो यूज हो रहे हैं, उन सभी को मिलाकर एक तंत्र बन जाता है, और वही उत्सर्जन तंत्र है। नई चीज इसमें कुछ है नहीं। उत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। उत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। एक सबसे पहला सबसे छोटा क्वेश्चन यहां ही बनता है, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, देखो कोई परिभाषा वगैरह कुछ याद नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं पूछता इस चीज को। मैंने ये लिख रखी है लेकिन पूछता कोई नहीं है। क्या चीज पूछी जाती है वो सब मैं बताऊंगा आपको। देखो उत्सर्जन क्या है, सबसे पहले बताया गया इसके अंदर को, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाता है। जो शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है ना, उनको शरीर से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, हाँ ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो जो भी शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना है। और जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। देखो ये इस प्रकार के होते हैं, इसके अंदर एक जैविक फिल्टर लगा हुआ है। और किस प्रकार के जो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, देखो जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया,
ये सारे क्या हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं और इनको शरीर से क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। जिस प्रकार ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसी प्रकार उसी के नाम के आधार पर जो जीव जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागता है, उन जीवों को भी उसी के आधार पर नाम दे दिया गया। उनका 4 भागों में विभाजन कर दिया गया। वो मैं भाग भी बताऊंगा आपको। एक इधर देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एक कोशिकीय जीव, ये सभी बहुकोशिकीय जीव तो करती है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक कोशिकीय जीव उत्सर्जित पदार्थ संकुचनशील धानी से बाहर निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो उत्सर्जन करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ है वो संकुचनशील धानी से बाहर निकालते हैं। याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चीजें, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर ही जीवों को 4 भागों में बांट दिया गया है। और जो जीव जिस अपशिष्ट पदार्थ को त्यागता है, उस जीव के वर्गों को उसी के नाम पर रख दिया गया है। देखो, सबसे पहले इसको देखो आप, सारणी को। नाइट्रोजनी अपशिष्ट का वर्गीकरण किस प्रकार है, देखो। सबसे अधिक जहरीला, इधर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है ना, वो सबसे अधिक जहरीला है। ये जहरीला अधिक है इधर वाला, और इधर 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 कम होता जा रहा है, और ये सबसे कम जहरीला है। इस प्रकार है ये। तो 4 अपशिष्ट पदार्थ हैं, देखो किस प्रकार। एक तो होता है भैया जी अमोनिया, NH3। अमोनिया के बाद एक होता है यूरिया, NH2CO NH2। एक होता है यूरिक अम्ल, और एक होता है ग्वानीन। ये इस प्रकार 4 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं। जो जीव जो जीव अमोनिया त्यागता है, यूरिया बाद में, जो जीव अमोनिया त्यागता है, उन जीवों को कह दिया गया अमोनोटेलिक। जो जीव अमोनिया NH3 त्यागता है, यानी उत्सर्जन के द्वारा अमोनिया बाहर निकालता है, उन जीवों को क्या कहा गया है, अमोनोटेलिक कहा गया है। सर अमोनिया त्यागता है, बिल्कुल। जिस प्रकार अपन मूत्र त्यागते हैं, तो मूत्र के अंदर क्या होता है, कुछ तो होता ही है। पसीना है, पसीना अपन, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, इसके अंदर कुछ तो होता ही है। जिस प्रकार जो जीव अमोनिया त्यागते हैं, उन जीवों को अमोनोटेलिक कहा गया है। जो जीव यूरिया त्यागते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक कहा गया है। जो जीव यूरिक अम्ल त्यागते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक कहा गया है, और यूरिकोटेलिक है। और जो जीव ग्वानिन त्यागते हैं, उनसे ग्वानोटेलिक कहा गया है। अब सबसे अधिक जहरीला ये है, सबसे कम जहरीला ये है। अब सर जहरीले से क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो, जो जितना ज्यादा जहरीला है, अगर हमारे शरीर में उतने समय तक रहेगा, तो हमारा शरीर क्या होगा, बीमार हो जाएगा, शरीर को नुकसान हो जाएगा। जहरी तो ये जहरीले पदार्थ हैं, शरीर में जितने समय तक टिके रहेंगे, तो शरीर को इसका नुकसान होगा। तो सबसे अधिक जो जहरीला है वो है अमोनिया। तो इसको भैया जी शरीर से तुरंत बाहर निकलना, जैसे ही बना तुरंत शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। तो ये किस में पाए जाते हैं, जलीय जीवों में पाए जाते हैं। जलीय जीवों में, जलीय जो जीव होते हैं वो जल ग्रहण करते हैं, जैसे ही अमोनिया बनता है बाहर निकल जाता है, फिर से जल ग्रहण कर लेते हैं, अमोनिया बनता है बाहर निकल जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जिन जीवों में अमोनिया पाए जाते हैं, उन जीवों को क्या नाम दिया गया है, अमोनोटेलिक। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखो, जितने भी जलीय जीव हो गए, मछली, मगरमच्छ, ये सब क्या त्यागते हैं, अमोनिया त्यागते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखो, यूरिया, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, याद रखना इसको, रासायनिक सूत्र। यूरिया त्यागने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, यूरिया अमोनिया से कम जहरीला होता है, इससे कम जहरीला होता है, थोड़ा कम जहरीला होता है। अब जो जीव यूरिया त्यागते हैं, उन जीवों को कहा गया है यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, जितने भी स्तनधारी है वो यूरियोटेलिक में आते हैं। अब देखो, मनुष्य स्तनधारी होता है, बिल्कुल। तो मनुष्य क्या त्यागता है भैया, यूरिया त्यागता है, और किस में आता है, यूरियोटेलिक में आता है, मनुष्य और स्तनधारी। अब यूरिया से कम जहरीला है यूरिक अम्ल। अब ये बार बार पेशाब करते हैं, क्यों, कि अमोनिया अधिक जहरीला है। पानी पिया बाहर निकाला, पानी पिया बाहर निकाला, ये अपने हैं, अपन। यूरिया अपन क्या करते हैं, थोड़ी समय से, यानी कुछ समय बाद क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिया का, मूत्र के माध्यम से। यूरिया से कम जहरीला है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल, जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ना, उनको कहा गया है यूरिकोटेलिक।
उनको क्या नाम दे दिया गया, यूरिकोटेलिक। अब इसमें कौन आते हैं, जैसे पक्षी, सांप, कीट, ये इनसे कम जहरीले हैं, तो ये थोड़े अधिक समय के बाद शरीर से मूत्र के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सबसे कम जहरीला होता है ग्वानीन। जो जीव ग्वानीन का उत्सर्जन करते हैं उनको कहा गया है ग्वानोटेलिक। और इसके अंदर कौन आते हैं, मकड़ी और बिच्छू आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो जिस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है उन जीवों को उसी के आधार पर नाम दे दिया गया है। सबसे अधिक जहरीला तो भैया अमोनिया याद रखना, सबसे कम जहरीला तो ग्वानीन याद रखना। कौन क्या त्यागता है, इस पूरी स्लाइड को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्या चीज है देखो, विभिन्न जीवों के उत्सर्जी अंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो भैया जी इसको 3 स्टार देने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जीव देगा और इस जीव का उत्सर्जी अंग पूछेगा कि भैया ये जीव है, ये किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करता है। चाय पी लेता हूं, चाय आई गई है तो थोड़ा सा देखो, आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट स्लाइड है भैया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, ये जीव है और उनका उत्सर्जी अंग है। देखो, मछली, पक्षी, मछली, मेंढक, मनुष्य और सांप है, ये सब वृक्क या किडनी से क्या करते हैं भैया जी, उत्सर्जन करते हैं। सब किससे करते हैं, वृक्क बोल दो या किडनी बोल दो, एक ही चीज है, इस प्रकार की होती है, आप जानते हो। तो ये सब इससे उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा कॉकरोच, जो कीटों के अंदर होता है, कॉकरोच कीट के अंदर, कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है भैया, मेल पिगी नलिका। इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, अरे भैया जी अभी अभी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ट्रेंड में चल रही है ना। अरे ट्रेंड में चल रही है, क्या चल रही है, तो साइंस में इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये साइंस का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। वाह सर वाह, साइंस में करंट अफेयर बना दिया, अरे बिल्कुल बना दिया, देख लो। तो याद रखना, कॉकरोच है वो, उसका उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो मेल पिगी नलिका, याद रखना, इंपॉर्टेंट है भैया। करंट भी ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, और हर विषय में करंट बनता है, क्योंकि जहां की जो चीजें कुछ चलती रहती है ना, वहां के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कोई कुछ इलेक्शन हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है महाराष्ट्र से इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, वहां का कोई नृत्य पूछ लिया जाता है। क्यों, कि महाराष्ट्र ट्रेंड कर रहा था भैया, तो वहां की कुछ भी चीज पूछ ली जाती है फिर। तो इसी प्रकार ये याद रखना। आगे चलो, केंचुआ, केंचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है, इधर आओ, नेफ्रीडिया। केंचुए के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है ना, वो होता है नेफ्रीडिया। झींगा, झींगा के अंदर उत्सर्जी अंग क्या होता है, हरित ग्रंथियां। झींगा के अंदर उत्सर्जी अंग होता है हरित ग्रंथियां। फीताकृमि, जो लेमिनेरिया के अंदर आते हैं, फीताकृमि, फीताकृमि का उत्सर्जी अंग क्या होता है, ज्वाला कोशिका। इसी प्रकार अमीबा, प्लाज्मोडियम, स्पंज और हाइड्रा, इन सब का उत्सर्जी अंग क्या होता है, शरीर की सतह से, ये शरीर की सतह से जिस प्रकार अपन पसीना निकालते हैं ना, इस प्रकार ये उत्सर्जन करते हैं, इनके और कुछ नहीं पाया जाता। एक होती है भैया तारा मछली, तारा मछली का उत्सर्जी अंग क्या होता है, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कौन से जीव हैं और उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है। आगे चलें क्या, इतना याद हो गया क्या, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ यार, क्या है कि फिर कौन पिलाएगा, अभी आई है तो पी लेते हैं। अब ये देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का खाका। अब देखो, अपने को और जीव जंतुओं से कोई मतलब है नहीं, तो सर और जीव जंतु से मतलब नहीं है तो पढ़ाया क्यों, हाँ ये चीजें पूछी जाती है इसलिए मैंने पढ़ा दिया।
अब अपने को पढ़ना है, अपना क्या है, सिर्फ मानव है, अपने को मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है और इसी से ही प्रश्न आएगा। ये पीछे 2 स्लाइडें हैं, इंपॉर्टेंट है, उनसे भी प्रश्न आता है। और अब हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, मानव के अंदर क्या क्या उत्सर्जी अंग होते हैं। चित्र देख लो, इतने में निपटा देता हूं मैं। शायद बीच में आने से फ्लो है ना, वो रुक जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का खाका देखो, सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी बोल दो, वृक्क बोल दो, गुर्दा बोल दो, एक ही चीज है, ये भी उत्सर्जन करती है। मूत्राशय, जहां मूत्र आकर एकत्रित होता है उसे मूत्राशय कहा जाता है। मूत्र वाहिनियां, जहां किडनी से ये देखो, ये जो वाहिनियां यानी जो पाइपें जुड़ती हैं उन्हीं को कहा जाता है मूत्र वाहिनी। और मूत्र मार्ग, ये नीचे मूत्र मार्ग है। तो ये सब क्या करते हैं, ये उत्सर्जन के अंदर हमारा जो जितने भी अंग हैं यूज हो रहे हैं, इन्हीं को मिलाकर उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। इसके आगे देखो क्या है, जो मुख्य निस्पंदन इकाई की बात करें तो ये अपना सबसे पहले क्या है, ये किडनी, वर्क बोल दो, क्या कुछ ही बोल दो चाहिए। देखो इस प्रकार की होती है, संख्या में कितनी होती है, सर संख्या में दो होती है, बिल्कुल सबको पता है। स्थान पाई कहां जाती है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे पाई जाती है, याद रख लेना। आकार की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेम के बीज के समान। अब सर सेम का बीज हमने तो आज तक ही नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, सही बात है, सेम का बीज मैंने तो नहीं देखा किस प्रकार का होता है, लेकिन काजू तो देखा होगा। सर काजू तो देखते हैं, काजू तो देखते ही हैं, तो सेम काजू के आकार का ही होता है, वैसा ही सेम का बीज होता है। तो सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है। वजन लगभग 150 ग्राम होता है, इतना याद रखना, ये फालतू की बातें हैं। 150 ग्राम इसका वजन होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम आवरण कहते हैं। किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम झिल्ली। नाम क्या होता है इसका, पेरिटोनियम झिल्ली होता है। एक होती है इसकी बाहरी सतह, एक होती है इसकी आंतरिक सतह। जो बाहरी सतह होती है ना, वो उत्तल जैसी होती है, और आंतरिक सतह हो वो अवतल जैसी। उत्तल और अवतल अपन प्रकाश का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर लेंस पढ़ेंगे, उत्तल अवतल इस प्रकार। और मध्य भाग होता है वो मेडुला कहलाता है, इसका मध्य भाग क्या होता है, मेडुला। प्रीदीय भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। मध्य भाग मेडुला और प्रीदीय भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। एक होता है इसके अंदर GFR, सर GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रस रेट, यानी 1 मिनट में कितना रक्त फिल्टर करता है, ये यही होता है GFR मान। 125 ml पर मिनट, याद रखना इसको। तो GFR मान 125 ml पर मिनट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है। और इसकी जो भी चीजें हैं इसके अंदर याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो इसका आकार पूछ लिया जाता है, एक इसका ये आवरण पूछ लिया जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली, और इसके अंदर कोई खास चीज है नहीं। आगे आ जाओ। अब इसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता किस प्रकार है, कुछ तो पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, जो किडनी या वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्या, नेफ्रॉन। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक, अब नेफ्रॉन किस प्रकार काम करता है रक्त को फिल्टर करने का, तो एक तो होता है ग्लोमेरुलस, याद रखना, एक बोमन संपुट याद रखना। ग्लोमेरुलस ये इस प्रकार की आकृति इसी कहा जाता है। रक्त को छानने वाला भाग होता है छलनी जैसी संरचना, ये जो रक्त को छानता है और इसके अंदर छलनी जैसी संरचना नजर आ रही है क्या, ये ग्लोमेरुलस होता है। किसमें पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। भाई ये नेफ्रॉन क्या करती है, ये पूरी नेफ्रॉन क्या करती है, ये इस प्रकार के इसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, याद रखना। ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है, यानी छलनी, छलनी होती है ना, झरिया अपना, वही होता है और कुछ नहीं है। एक होता है बोमन संपुट, जो ये प्याले जैसी संरचना नजर आ रही है क्या, प्याले जैसी संरचना, इसका नाम होता है बोमन संपुट। ये दो चीज याद रखना, इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर देखो, एक होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका और एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। उनका क्या काम होता है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, रक्त को छानना, पुनः अवशोषण करना और संग्रहण करना। देखो, रक्त को छानना यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये इस प्रकार छलनी होती है, इससे रक्त छनता है, अच्छा रक्त एक तरफ हो जाता है और प्रदूषित चीजें हैं वो एक तरफ हो जाती हैं। पुनः अवशोषण के देखो, एक तो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे PCT कहा जाता है, एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसे DCP कहा जाता है।
ये इस प्रकार की घुमावदार नलिका है और कुछ नहीं है। एक पास में होती है इसलिए इसका नाम दे दिया गया समीपस्थ कुंडलित नलिका। एक थोड़ी सी दूर होती है इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका बोल दिया गया। इन दोनों का काम क्या क्या होता है देखो। जो पीसीटी होती है ना समीपस्थ वाली, ये 100% ग्लूकोज और 75% जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। और जो डीसीटी होती है ना, वो बाइकार्बोनेट का अवशोषण करती है। इन दोनों का अलग अलग काम होता है। हेनले लूप, जो ये लूप बना होता है इसको हेनले का लूप कहते हैं। एक बात करते हैं संग्रहण की। अशुद्धि का संग्रहण नलिका में होता है। जो अशुद्धि का संग्रहण होता है ये इस प्रकार देखो, अशुद्धि ये नीचे देखो, ये रक्त आ रहा है, यहां से छन के आगे चला जाता है तो ये अशुद्धि का संग्रहण हो जाता है। चलो, मूत्र का संगठन और गुण, मैं कभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं ना जब भी, तो बच्चों की ये बड़ी रहती है, सर मूत्र में क्या होता है। अरे मूत्र का संगठन, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से। तो मूत्र के अंदर कुछ नहीं होता है, 96% तो पानी होता है भैया जी। 96% क्या होता है, अरे पानी पीते हैं तभी तो मूत्र आता होगा। तो 96% तो पानी ही होता है इसके अंदर। 2% कुछ अलग चीज होती है, जैसे 2% इसके अंदर यूरिया होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूत्र के अंदर यूरिया का प्रतिशत मान क्या होता है, 2% यूरिया होता है। हाँ, 2% अन्य पदार्थ होते हैं। सर अन्य पदार्थ है, मूत्र का संगठन कहते हैं इसको, जैसे विटामिन सी, खनिज तत्व, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन हो गई, ये अन्य पदार्थ है। आपको याद रखना है यूरिया के अंदर मूत्र के अंदर 2% क्या होता है, यूरिया होता है। मूत्र के गुण यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूत्र देखो, पर डे लगभग 1.5 लीटर मूत्र का क्या होता है, त्याग होता है। पीएच मान लगभग 6 होता है इसका, अम्लीय हो जाता है। और इसका रंग पीला किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। इसके अंदर दुर्गंध आती है, वो अमोनिया के कारण आती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, पीला रंग और जो इसकी दुर्गंध है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद रखना, 2% यूरिया होता है इसके संगठन में। आगे आ जाओ, मूत्राशय एवं नियंत्रण किस प्रकार होता है। मूत्राशय का आकार किसके समान होता है भैया, नासपति। अभी किडनी पड़ गया है ना, किडनी का आकार कैसा था, नासपति के बीज के समान। और मूत्राशय का आकार कैसा होता है, नाशपति के समान होता है। वैश्विक मानव में नियंत्रण है, ये होता है डिटूशर मांसपेशी। देखो, जो वयस्क मनुष्य हो जाता है ना, इसके अंदर क्या होता है, मूत्र का नियंत्रण होता है। और नियंत्रण ऐसे तो होता नहीं है भैया जी, नियंत्रित करते हैं अपन मूत्र को। इससे डिटूशर मांसपेशी है ना, यहाँ रह और होता है इसके अंदर, इस मांसपेशी की वजह से अपन क्या करते हैं, मूत्र का जो नियंत्रण करते हैं। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर ये मांसपेशी काम नहीं करती, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेशाब अंदर ही कर देते हैं। इसका कारण ये होता है और कुछ नहीं। अपन बच्चे को क्या करते हैं, डांटते रहते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरे मूत्र आ रहा है। अरे बताएगा क्या यार, बच्चे के थोड़ा तो देखो, चीजें है ही नहीं, काम ही नहीं कर रही है, तो कैसे बताएगा। अब देखो, एक तो होती है नर और एक होती है मादा। इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो मूत्र उत्सर्जन होता है, तो कुछ तो अंग हो गए, और उन अंगों के क्या क्या काम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, देखो इनकी चर्चा कर लेते हैं। नर यानी मेल, मूत्र मार्ग व जनन मार्ग एक ही होता है, सब जानते हो आप। इसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। मूत्र जनन मार्ग यानी मूत्र और जनन दोनों एक ही मार्ग में होते हैं, इसलिए इसका नाम मूत्र जनन मार्ग बोल दिया गया इसको। मूत्र मार्ग की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मादा यानी फीमेल। मूत्र मार्ग व जनन मार्ग क्या होते हैं भैया जी, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। दोनों को याद कर लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ये सब आती हैं आपको। सहायक उत्सर्जी अंगों की बात कर लेते हैं। आजो, सहायक उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं। एक होती है भैया जी त्वचा। अरे त्वचा भी क्या उत्सर्जन का काम करती है क्या, बिल्कुल। अपने जो पसीना आता है ना, तो वो कहीं से तो आता ही है। अरे कहीं से आता है, शरीर के अंदर से ही आता है पानी बाहर, उसे पसीना कहते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा पसीने का त्याग करती है क्या, बिल्कुल, ये भी अपना क्या है, उत्सर्जी अंग है। प्लीहा मृत आरबीसी का निपटान करती है, उन्हें सल्टाती है, हटा देती है उनको। तो ये प्लीहा भी क्या करती है, ये भी उत्सर्जन का काम करती है, क्योंकि ये भी देखो साफ सफाई, जो गंदगी होती है उसको साफ सफाई करने का काम करता है। फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं क्या, फेफड़े बिल्कुल करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यकृत क्या करता है भैया, यूरिया का निर्माण करता है यकृत। और आंत मल का त्याग करती है, आंत, अरे बड़ी आंत मल का त्याग करती है क्या, गुदा के द्वारा। तो ये भी उत्सर्जन
अंग का उत्सर्जन अंग है, ठीक है ना। यकृत यूरिया का निर्माण करता है, यकृत यूरिया का निर्माण करता है, जबकि जो किडनी होती है ना, किडनी ये क्या करती है, ये भैया जी करती है अपने जो रक्त होते हैं ना, रक्त इसका शुद्धिकरण। याद रखना, अलग अलग चीजें, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है जबकि यकृत यूरिया का निर्माण करता है। आगे आ जाओ। यूरिया का चक्र किस प्रकार होता है? यूरिया क्या होती है? NH2CO NH2 होता है, नाम इसका आता है कार्बेमाइड। अब यहां देखो, ये आपको एक मशीन सी नजर आ रही होगी, निर्माण यकृत से यूरिया का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, और त्याग वृक्क किडनी के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार यूरिया का ये चक्र बनता है। यहां देखो, वृक्क की समस्याएं एवं रोग है, कौन सा रोग हो जाता है और किसकी कमी से हो जाता है, क्या नाम है उसका, इधर आओ एक बार देख लेते हैं। रोग और समस्या और लक्षण या कारण। गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी अमूमन आजकल हो ही जाती है, तो गुर्दे की पथरी का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया क्या होता है? बार बार मूत्र लगना। ये कभी कभी समस्या देखने को मिलती है ना, तो इसका कारण ये नहीं है सर हमें पोलीयूरिया हो चुका है, ये कभी कभी समस्या अमूमन ऐसे खान पीन से भी हो जाती है, लेकिन जिनको बार बार मूत्र हमेशा ही लगते हैं, इसका मतलब है उनको पोलीयूरिया हो गया है, बार बार मूत्र लगना। हिमेचूरिया, मूत्र में रक्त का पाया जाना क्या कहलाता है? हिमेचूरिया कहलाता है। यूरेमिया, रक्त में यूरिया का बढ़ जाना, रक्त में यूरिया का बढ़ जाना क्या कहलाता है? यूरेमिया। एक होता है डिसयूरिया, मूत्र त्याग के समय दर्द होना, क्या कहलाता है? डिसयूरिया कहलाता है। ये कुछ रोग हैं और उनके किसकी वजह से होते हैं और क्या नाम है, क्या कारण है इनके। आगे आ जाओ। अब देखो, एक डायबिटीज रोग होता है, तो डायबिटीज रोग एक ही नहीं होता, डायबिटीज रोग दो होते हैं, दोनों के अलग अलग ही नाम होते हैं, अलग अलग ही कारण से होते हैं। देखो डायबिटीज, एक तो होता है डायबिटीज मेलिटस रोग होता है जिसे मधुमेह कहा जाता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस जिसे उद्दकमेह कहा जाता है, दोनों रोग अलग अलग है। हाँ, डायबिटीज को नॉर्मली अपन मधुमेह रोग बोलते हैं, लेकिन एक नहीं होता, ये दो होते, अलग अलग होते हैं। एक होता है डायबिटीज मेलिटस जिसे मधुमेह कहा जाता है, इसका कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो गई ना, इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा? ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो हमारे शरीर के ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ब्लड क्या हो गया? मीठा मीठा हो गया, और मीठा मीठा हो गया उसे क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, याद रख लेना। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस उद्दक में है रोग, ये क्या है? ये होता है एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। लक्षण क्या होता है इसका? बार बार मूत्र लगना। ये अलग रोग है, ये अलग रोग है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना इसका। आगे आ जाओ। डायलिसिस या इसे कहा जाता है अपोहन, ये क्या चीज है? कुछ नहीं, कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण करना, कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण करना ही डायलिसिस या अपोहन है। इस प्रकार की एक मशीन होती है और इसी का ये नाम होता है, नई चीज कुछ नहीं है। डायलिसिस बोल दो या अपोहन बोल दो, कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है। नीचे आओ, वृक्क का प्रत्यारोपण, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया, किडनी का प्रत्यारोपण। तो सबसे पहले 1954 के अंदर विश्व के अंदर प्रथम प्रत्यारोपण वाशिंगटन में हुआ था, और 1971 के अंदर भारत का प्रथम तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ था? वृक्क का प्रत्यारोपण हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, और इंपॉर्टेंट चीज है, उभयचर की विशेषता क्या होती है? उभयचर में कौन आता है भैया जी? मेंढका। अरे मेंढका उभयचर में आता है क्या? मेंढक उभयचर में आता है। उभयचर जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे जीव उभयचर में शामिल किए जाते हैं, उसके अंदर एक आता है भैया मेंढका। और मेंढके से देखो, मेंढक अमोनिया व यूरिया दोनों का त्याग करता है। जब मेंढका क्या करता है? पानी में रहता है तब तो अमोनिया उत्सर्जित कर देता है, और जब मेंढका क्या करता है? स्थल पर रहता है तब यूरिया का त्याग कर देता है। इस प्रकार जो मेंढक है वो अमोनिया व यूरिया दोनों का त्याग करता है। ये देखो, ये एक तरफ तो है भैया जी ऊंट भाई साहब, और दूसरी तरफ क्या है? ये दूसरी तरफ है दरिया घोड़ा, दरिया नहीं भैया, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। देखो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगीन पसीने वाले पशु हैं, इनका पसीना रंगीन होता है,
ऊंट का पसीना कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ऊंट का पसीना कैसे होता है? भूरे रंग का होता है। गेंडा व दरियाई घोड़े का गुलाबी रंग का पसीना होता है। गेंडा और दरियाई घोड़ा होता है ना, उनका जो पसीना होता है वो कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। एक और पसीने का रहस्य, क्या है पसीने का रहस्य? पसीने को तनुमूत्र कहा जाता है। पसीने को क्या कहा जाता है? तनुमूत्र कहा जाता है। तो ये अपना टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र, और इस टॉपिक में जितने भी मैंने ये चीजें पढ़ाई है ना, मैं कहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इतना टॉपिक आप रट लेना, रटने के बाद आप किसी गाइड से, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव गाइड है उसमें से क्वेश्चन कर लेना, और जहां से ये क्वेश्चन, जहां जहां आपको उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन मिलते हैं ना, वहां पर आप देख लेना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और जितने भी चीजें पढ़ाई है वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत शानदार इसके अंदर मेहनत की गई है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को ही इसके अंदर ऐड किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ये पीपीटी या पीडीएफ बोल तो आप, इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वॉरियर विल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना और चीजों को पढ़ा करो। फालतू में आप, मुझे पता है बहुत से बच्चे टीए की रेस कर रहे हैं, अरे भैया रेस करने से कुछ नहीं होगा। जब पढ़ाई नहीं करोगे तो साथ में पढ़ो और साथ में रेस करो, दोनों काम एक साथ करोगे तभी जाके मिलकर 100% बनेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? और जो बच्चे टीए की नहीं कर रहे हैं कि सर मुझे तो आर्मी की तैयारी करनी है, आगे 2027 पड़ेगी, फिर भी पढ़ो, अभी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वहां 45 क्वेश्चन राइट होंगे। और चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ भी हो, कोई बाहर करने वाला नहीं है। ठीक है ना? इस बार बच्चे क्या है, सर 40 हो रहे थे फिर नहीं हुआ, अरे 40 हुए नहीं थे, वो लग रहा था 40 होते तो पेपर पास हो जाता, हुए नहीं थे। और कुछ कुछ जगह कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है भैया, तो 40 से कुछ नहीं होता, अब 41 रह गई होगी मेरी, तो बाहर हो गया। चीजों को पढ़ो, अभी से नोट्स बनाओ, बार बार उन्हीं का रिवीजन करो, बहुत शानदार चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना? जल्द अपन टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, टीए वाले बच्चों के लिए लाइव टेस्ट शुरू करने वाले हैं। जैसे ही होंगे तो मैं टेलीग्राम पर सूचना दे दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।